दोस्तों, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक लगातार गिर रहा है। अब आप देख सकते हो कि ये सिर्फ बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात नहीं है, बाजार में इतनी गिरावट है कि लगभग सभी शेयर धराशायी हो गए। लेकिन यहाँ पे काफ़ी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, क्योंकि हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर थ्री का। क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के अंदर कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी। अगर रिजल्ट बेहतर होगा तो एक इसका फ्रेश ट्रिगर मिल सकता है इसको। दूसरी तरफ देखें तो अब बजट आने वाला है। बजट में हाउसिंग सेक्टर को लेकर, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, जो इसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस में जो इस समय गिरावट का दौर जारी है, वो थमेगा और यहाँ से फिर से बाउंस बैक की संभावना बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कारोबार की बात करें। स्टॉक की शुरुआत देख सकते हो, कल बिल्कुल फ्लैट हुई 110 पर, जो गुरुवार की क्लोजिंग थी। इंट्राडे में 111 का हाई भी बना, लेकिन तेज़ी नहीं बन पाई, स्टॉक आ गया नीचे। 108 का इंट्राडे का लो बना और अंत में क्लोजिंग 109 के आसपास रही, जहाँ पे 0.81% की गिरावट थी। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक लगातार नीचे आया है। ये आप देख सकते हो कि 8 जनवरी को स्टॉक इंट्राडे में 124 के आसपास था और उसके बाद इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ। आप देख सकते हो कि 13 जनवरी तक स्टॉक गिरते हुए 112 पे आ गया 124 से। उसके बाद एक 14 जनवरी को इसमें अच्छी तेज़ी बनी, स्टॉक एक बार इंट्राडे में फिर से 116 तक पहुंचा। उसके बाद 3 दिन लगातार गिरावट हुई, नतीजा ये रहा कि स्टॉक आ गया 113 के आसपास। उसके बाद एक दिन की तेज़ी देखी 20 जनवरी को, 116 के आसपास स्टॉक फिर गया एक बार, लेकिन उसके बाद गिरावट का दौर शुरू हुआ और लगातार गिरते हुए अब आप देख सकते हो कि नया लो बनाते हुए 109 पे आ गया है, यानी 110 के स्तर को भी इसने तोड़ दिया है। वॉल्यूम इसमें एकदम लगभग एक जैसा ही है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 57 लाख की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले भी 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और सामने 52 लाख की डिलीवरी उठाएगी। और गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, 48 लाख की डिलीवरी उठाएगी और फ्राइडे को भी 1 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। अब यहाँ पे देख दो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का क्वार्टर थ्री के रिजल्ट की डेट आ चुकी है। साथ में कंपनी ने एनसीडी जारी की है। तो यहाँ पे देखो कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड मंडे 27 जनवरी को अपना क्वार्टर थ्री का रिजल्ट डिक्लेयर करेगा और साथ में 9 महीने के रिजल्ट भी इसके साथ ही डिक्लेयर किए जाएंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी 27 जनवरी मंडे के दिन और इसमें रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाएगा। और आप देख सकते हो इसी को लेकर कंपनी की तरफ से कॉन्फ्रेंस कॉल भी रखी जाएगी, जिसमें अपने इन्वेस्टर के साथ में रिजल्ट को पूरी तरह से उनके साथ बातचीत करके डिस्कस किया जाएगा। और कॉन्फ्रेंस कॉल होगी 27 जनवरी को 6:15 पर शाम को। इसके अलावा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी, इसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स जारी करने के ऊपर भी फैसला होगा, या फिर दूसरे डेट इश्यूज जारी करने के लिए किसी और तरीके से, जिसमें प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से बॉन्ड्स जारी करने के ऊपर भी फैसला हो सकता है। तो यहाँ पे ओवरऑल कंपनी की जो लिमिट है 1.5 लाख करोड़ तक यहाँ पे कंपनी की बोरिंग लिमिट होगी और शेयर होल्डर की रजामंदी इसकी ली जाएगी। तो देख सकते हो कि ये मीटिंग खास होने वाली है, क्योंकि कंपनी को अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फंड की जरूरत है और ऐसे में नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया जा सकता है। रिजल्ट की बात करें तो कंपनी का रिजल्ट लगातार बेहतर हुआ है। 2020 में आप देख सकते हो कंपनी का जो रिवेन्यू था वो 2646.02 करोड़ के आसपास था। वो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो कि 2024 में यहाँ पे करीब 7617.31 करोड़ तक पहुँचा। तो दुगना से ज़्यादा रिवेन्यू बढ़ा है और लगातार हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। काफ़ी तेज़ी से रिवेन्यू में वृद्धि हो रही है और इसी तरह से इसका प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। 2020 में 421.32 करोड़ का प्रॉफिट था, जो देख सकते हो कि 2024 में 1731.22 करोड़ तक पहुंच गया। यानी प्रॉफिट दुगना नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ा है और हर साल प्रॉफिट में वृद्धि हो रही है। इसी तरह से इसका ईपीएस बढ़ रहा है। 2020 में देख सकते हो कि इसका ईपीएस 1.12 रुपीज़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए देख सकते हो कि 2024 तक करीब 2.5 रुपये तक पहुँच गया। तो कंपनी का ईपीएस ज़बरदस्त बढ़ा है, यानी डबल से ज़्यादा हुआ है। तो आप चाहे रिवेन्यू देखें या प्रॉफिट देखें, लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। बिजनेस बहुत शानदार है वाकई, और बजाज ग्रुप का एक मजबूत सपोर्ट है। ऐसे में आने वाले समय बेहतर उम्मीद की जा सकती है। अब यहाँ पे
देखो कि रियल इस्टेट सेक्टर में पिछले 1-2 साल में रौनक लौटी है, लेकिन घरों की कीमतें काफ़ी बढ़ गई है। उम्मीद है कि सरकार यूनियन बजट में घर खरीदारों को कुछ राहत देने के लिए कुछ बड़े ऐलान करेगी। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि खासकर बड़े शहरों में ज़्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं। अगर सरकार होम लोन पर टैक्स बेनिफिट बढ़ाने का ऐलान बजट में करती है, तो इससे घर खरीदने वालों को काफ़ी आसानी होगी और इसके असर जो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के शेयरों पर भी पड़ेगा, देखने को मिलेगा और पॉजिटिव संभावना दिखेगी। अभी होम लोन लेने वाले लोगों को 2 तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। पहला, उन्हें होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन क्लेम करने की इजाज़त है। दूसरा, होम लोन के प्रिंसिपल पर भी डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24B के तहत 1 वर्ष में मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार ने पिछले कई सालों में इस डिडक्शन को नहीं बढ़ाया, जबकि घर की कीमतें इस बीच में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को होम लोन के इंटरेस्ट पर डिडक्शन 2 लाख रुपए से कम 3 लाख रुपए करने की ज़रूरत है। इससे घर खरीदने वालों को काफ़ी बड़ी राहत मिलेगी, उन पर टैक्स का बोझ घटेगा। होम लोन के प्रिंसिपल पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलता है। होम लोन लेने वाला व्यक्ति सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन की मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की सीमा तक होम लोन के प्रिंसिपल पर डिडक्शन का दावा कर सकता है। सरकार ने पिछले कई सालों में 80C के तहत डिडक्शन को नहीं बढ़ाया है। इसके तहत अभी तक करीब 1 दर्जन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आते हैं। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सरकार को होम लोन के प्रिंसिपल डिडक्शन के लिए नई कैटेगरी शुरू करनी चाहिए। अगर सरकार नई कैटेगरी शुरू नहीं कर सकती, तो उसे 80C के तहत डिडक्शन की जो 1.5 लाख रुपए की जो रकम है बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर देनी चाहिए। सरकार पहले अफोर्डेबल हाउसिंग पर अतिरिक्त 1.5 लाख रुपए डिडक्शन की इजाज़त देती थी। यह उन घरों के लिए है जिनका होम लोन 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2022 के बीच सेक्शन में हुआ है। 45 लाख रुपए तक का घर खरीदने पर डिडक्शन का लाभ मिलता था। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि सेक्शन 80 EEA के तहत मिलने वाले डिडक्शन को फिर से शुरू करना चाहिए। इससे घर खरीदने वालों की दिलचस्पी बढ़ेगी। देख सकते हो कि ये सरकार की तरफ से खास टैक्स डिडक्शन में फ़ायदा मिलना चाहिए, तो इससे इन कंपनियों के जो शेयर है उनको भी फ़ायदा मिल सकता है। आने वाले समय जो NBFC वगैरह है जो होम लोन का काम करती है, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे कुछ और फैसले हो सकते हैं जो लोगों को लिए अफोर्डेबल हाउसिंग मिडिल क्लास को मिल सकता है। तो सस्ती आवास योजनाएं शुरू करनी चाहिए। इसके अलावा क्रेडिट लिंक सब्सिडी को भी बढ़ावा दिया जाए। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना की सफलता में मदद मिलेगी। हर किसी को घर का जो मिशन है उसको तेज किया जा सकता है। GST का जो मौजूदा सिस्टम है बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इससे डेवलपर को परेशानी होती है। GST दरों को आसान बनाना और रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए एक समान GST दर लागू करना भी शामिल है। इससे लागत में कमी आ सकती है और घर खरीदने वालों के लिए घर सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों में स्टैम्प ड्यूटी बहुत अधिक है, यह घर खरीदारों के लिए बोझ बनती है। इसे 1.50 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों पर स्टैम्प ड्यूटी दरों को समान बनाया जाए। शहरी क्षेत्रों में किराए के घरों की जरूरत बढ़ रही है। सरकार को किफ़ायती किराएदार आवास योजनाओं को भी प्रोत्साहित करने के लिए नीतियाँ बनानी चाहिए। दूसरी तरफ रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज़ को एक इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से डेवलपर को सस्ते ब्याजों पर कर्ज मिलेगा। साथ ही प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जा सकता है। इससे मध्यम वर्ग और सस्ते आवास प्रोजेक्ट को लाभ मिलेगा। होम बायर्स के लिए भी टैक्स में सुधार में खरीदारी के जो नियम है 80C उसके कटौती की सीमा से घर खरीदना आसान हो जाएगा। तो एक तरह से देख सकते हो कि इस सेक्टर के लिए बहुत सारी अपेक्षा है। इसके अलावा NRI निवेशकों के लिए बेहतर निवेश प्रक्रियाओं को कम टैक्स की नीति से भारतीय रियल एस्टेट में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम एक आसान सिस्टम से डेवलपर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा लागत भी कम होगी। तो ये सारे फैसले अगर बजट में लिए जाते तो आने वाला समय जो बजट का होगा वो होम लोन सेगमेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। वेट करना होगा 1 फरवरी का। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।